This conference will now be recorded. आज का जो स्टैंडर्ड है वो इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, जिशान भाई का मैसेज मिला है कि ओपनिंग बैलेंस बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जिशान भाई, ये आपको पता चल जाएगा वैसे ही, या अगर नहीं पता चलेगा तो ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर बहुत जल्द से मुराद ये है कि कल परसों तक। अभी हमने, क्योंकि आज थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट करने की वजह से हमने आज नया टॉपिक पर को टाइम देना है। हमारा जो नया टॉपिक है वो है IS 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर एक साल के दौरान जितना कैश फ्लो हुआ है वो बताना कि साल के दौरान हमारे पास एक साल के अंदर कैश आया कितना है और एक साल के अंदर कैश आउट कितना हुआ है। हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। नाम से ही पता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश फ्लो बताया जाएगा। इस अटेम्प्ट के लिए बाकी तो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन ये बात मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस अटेम्प्ट के लिए। IS 1 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। तो टोटल 3 टॉपिक है। तीसरा इसका रेशियो का है, रेशियो एनालिसिस का है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन तीनों में से 2 क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आते ही हैं। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने लगे हैं अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्टली हम कैश फ्लो को नहीं देख रहे होते, इनडायरेक्टली बैक एंड पे कैश फ्लो आ रहा होता है लेकिन फ्रंट पे कैश फ्लो नजर नहीं आ रहा होता। इसे हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। और एक है डायरेक्ट मेथड। पेपर में मोस्टली वो बता देता है कि आपने कैश फ्लो किस मेथड के तहत बनानी है, और अगर साइलेंट हो तो ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करने की बजाय आप इंफॉर्मेशन को देखिए कि इंफॉर्मेशन किस मेथड से ज्यादा मैच करती है, उस मेथड से कर लो। लेकिन अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से बताऊं तो 90% पेपर में इनडायरेक्ट मेथड आया हुआ है। ये सिर्फ आई कैप में नहीं, ओवरऑल भी। और 10% प्रैक्टिस डायरेक्ट मेथड की होती है। और ये दोनों मेथड भी आपस में 80 to 90% मिलते जुलते हैं। मतलब एक 10 या 15% का डिफरेंस है, बाकी इन दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड की बात करने से पहले कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। एक एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे दोनों मेथड के अंदर, चाहे मेथड जो मर्जी हो। मेथड जो मर्जी होगा, हम 3 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
3 तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटिंग का लफ्जी मतलब होता है बिजनेस का ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम मेन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की आइटम्स की बात करेंगे, प्लस हम करंट एसेट्स की बात कर रहे होंगे, प्लस हम करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे होंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम जिन चीजों का जिक्र कर रहे होंगे उनका ज्यादातर ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से होगा। मैं बात 100% नहीं कर रहा, ज्यादातर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से ताल्लुक होगा, करंट एसेट से ताल्लुक होगा, करंट लायबिलिटी से ताल्लुक होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ज्यादातर ताल्लुक नॉन करंट एसेट से होगा। बस नॉन करंट एसेट्स के साथ ज्यादातर ताल्लुक होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर अगर आप गौर फरमा रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मेन रोल है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मेन रोल चल रहा है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन परफॉर्म करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको इन एक्टिविटीज के ऊपर कमांड आती जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मेट पे आओ। हाँ, ये बात दोबारा एक दफा सुन लीजिएगा, मैंने बात ज्यादातर की है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज्यादातर ये चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज्यादातर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन करंट एसेट्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर फाइनेंस या फंडिंग, जिसे हम इक्विटी या नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देख लो। कि इनडायरेक्ट मेथड अगर आ जाएगा तो हम कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे। डन, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे उस कंपनी का या उस बिजनेस का जिसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए या डबल कॉलम का रूल होता है या सिंगल कॉलम का रूल होता है। चाहे आप डबल कॉलम अप्रोच इस्तेमाल कर लें, चाहे आप सिंगल कॉलम अप्रोच इस्तेमाल कर लें। तो करना क्या है, सबसे पहले 2 कॉलम बना लेने हैं। ये डेबिट क्रेडिट नहीं है बल्कि 2 कॉलम्स हैं। ओके की बात। सबसे पहले आप लोग लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग देंगे कैश फ्लो या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम लिख लें सिर्फ।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या सिर्फ ऊपर लिख लें ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये लग नहीं रहा होगा कि कैश इन या आउट हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे लग होगा। इनडायरेक्ट मेथड है ना ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर या गिवन होगा या हम फाइंड कर लेते हैं, या ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है या हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट के अंदर जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा होता है, ये एक्चुअल में कैश होता है या इसमें बहुत सारी नॉन कैश चीजें भी होती हैं? ये आपने बताना है मुझे। बताओ जरा, सो गए हो? जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होता है साल के दौरान, वो प्योर कैश होता है या उसके अंदर कुछ नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं? दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमने कोई सैलरी पे कर दी तो ये कैश आइटम है। हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, वो डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस में तो लिख रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट कम तो कर रहे होते हैं, एक्चुअल में किसी को कैश पे नहीं कर रहे होते। एक्चुअल में हम किसी को कैश पे नहीं कर रहे होते, लिख जरूर रहे होते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, अपना प्रॉफिट उससे कम जरूर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे फॉर्मेट के अंदर या हमारे प्रॉफिट के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक नॉन कैश आइटम से होता है, तो उससे भी हमारा प्रॉफिट कम या ज्यादा हो चुका होता है। हम प्योर कैश फ्लो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी नॉन कैश आइटम्स होती हैं उनको रिवर्स कर देंगे। अगर वो हमारे प्रॉफिट में ऑलरेडी प्लस हो चुकी हैं उनको माइनस कर देंगे, और अगर माइनस हो चुकी हैं तो उनको प्लस कर देंगे। उस फॉर द ईयर के अंदर, साल से बाहर तो हमने जाना ही नहीं है, उस साल के दौरान की बात कर रहे हैं। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर सब यहां एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट के अंदर पहली एडजस्टमेंट होगी, हम ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है तो ठीक है, वरना अकॉर्डिंग टू IAS 16 फाइंड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फाइंड करके ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है और प्रॉफिट में से माइनस हो चुकी होती है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा उस साल का, वो भी हम ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट मतलब, इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है, लिखना है तो किसी ने लिख लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह एक टर्म इस्तेमाल होती है फाइनेंस कॉस्ट। ओके होगी बात? उसके बाद और ऊपर ये याद रखें, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी होता है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट होता है। एसेट यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। यहां पर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉसेस, इंपेयरमेंट से हमारे एसेट की वैल्यू तो कम हो रही होती है, हम उसको एक्सपेंसेस में भी लिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई हमारा कैश आउट नहीं हो रहा होता। एक्चुअल में हमारा कोई भी कैश आउट
नहीं हो रहा होता। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, हमारे प्रॉफिट में से तो माइनस हो चुका होता है लॉस ऑन डिस्पोजल, हालांकि हम किसी को कैश नहीं पे कर रहे होते, बल्कि डिस्पोजल के केस में तो हमारे पास कैश आ रहा होता है, ये भी ऐड बैक कर देंगे। ये अभी मैं वो तमाम बातें लिखवा रहा हूं जो ऐड करनी है। फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, और आगे ब्रैकेट में लिख दें IS 40। ये हम IS 40 में जाकर पढ़ेंगे भी सही कि फेयर वैल्यू लॉस क्या होता है। अगर फेयर वैल्यू लॉस आ जाए तो भी ऐड बैक कर देते। ये फेयर वैल्यू लॉस है, ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है, फेयर वैल्यू लॉस है, और ये हम IS 40 में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपको लॉस आ गया, वो भी हम ऐड कर देंगे। मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेन दो चीजें ये आती हैं, इंपेयरमेंट लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लॉस, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तमाम चीजें हम अपने एसेट में से माइनस कर, सॉरी प्रॉफिट में से माइनस कर चुके होते हैं, और ये नॉन कैश आइटम होती हैं। हम इन सब को वापस ऐड बैक कर देंगे। डन यहां तक? और लेस कर देंगे। अब लेस करने वाली लिस्ट लिख लें। सबसे पहले लेस करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल, सबसे पहले, सॉरी गेन ऑन डिस्पोजल, पहले ये प्रॉफिट में ऐड हो चुका होता है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस आ जाए तो माइनस ऐड बैक कर देते हैं। ये भी IS 40 में इस्तेमाल होता है। फेयर वैल्यू गेन वापस ऐड बैक कर देंगे। क्योंकि ये प्रॉफिट में माइनस ऐड हो चुका होता है, आप माइनस कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी लेस कर देंगे। अच्छा, मुझे कोई बताया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या इधर आएगा या नहीं? रीवैल्यूएशन सरप्लस आना चाहिए या नहीं? जिशान कहता नहीं आना चाहिए, बाकी लोग भी बताएं। उमैर कहते हैं आना चाहिए, बिलाल ने भी कहा आना चाहिए। जल्दी बताओ जल्दी, टाइम नहीं है इतना। अब्दुल मोइज कहता है नहीं आना चाहिए, ज्यादातर लोग कहते हैं आना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ रीवैल्यूएशन सरप्लस नेट प्रॉफिट के अंदर आता है या नहीं आता? रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या नेट एसओसीआई का हिस्सा होता है या नहीं? वो नेट प्रॉफिट का हिस्सा होता ही नहीं है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेकर जाते हैं। वो तो हमारा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होता है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस नेट प्रॉफिट के अंदर होता ही नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस नेट प्रॉफिट के अंदर होता ही नहीं है, तो फिर हम उसको एडजस्ट क्यों करेंगे? ओके होगी बात? चलेंगे।
तो इसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वो हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा, हम इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट। अच्छा, एक बंदे ने कहा इंटरेस्ट इनकम, बिल्कुल इंटरेस्ट इनकम, ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम ही होती है। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम ही तो होती है। हम इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और आप इस तमाम एडजस्टमेंट में देखें, ये सारी की सारी एसओसीआई की आइटम्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की आइटम्स हैं सारी की सारी, और वो तमाम है जो नॉन कैश आइटम्स हैं। डन होगी बात? हाँ जी, अली ने पूछा सर वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है? कितने लोगों को पता है वर्किंग कैपिटल का? अली ने पूछा है वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को। ओके होगी बात? वर्किंग, अगर कोई कहे ना कि नेट वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई आपसे कहे कि नेट वर्किंग कैपिटल, तो क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डन होगी बात? नेक्स्ट, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल में जो चेंजिंग है हम वो देख लेते हैं। हम लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, माइनस कर देंगे इंक्रीज इन डेटर, नेट डेटर्स, माइनस कर देंगे इंक्रीज इन प्रीपेड, माइनस कर देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, माइनस कर देंगे डिक्रीज इन एक्रूअल्स, यानी एक्रूड एक्सपेंस लिख लो, माइनस कर देंगे। अब इन 5 हेडिंग्स में देखें, कोई आपको सेंस बन रही है? मतलब अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप माइनस कर रहे हो, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर रहे हो। अब जरा गौर फरमाओ, एसेट मैंने कहा ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट चीजें आपको पता नहीं चलेंगी, ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्टली ही चीजें को मॉनिटर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, कैश हमारा आउट होने के चांसेस है, क्योंकि करंट एसेट हमें खरीदने पड़ेंगे, हमारा कैश जा रहा होगा, इसलिए हम आउटफ्लो कर रहे हैं। और लायबिलिटीज जब कम होगी तो आउटफ्लो होगा, क्योंकि लायबिलिटीज हमें पे करनी पड़ेंगी। क्रेडिटर्स को पैसे पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो,
हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा और लायबिलिटीज कम होगी। इसके साथ फिर बिल्कुल उल्टा लिखना शुरू कर दें, डिक्रीज इन स्टॉक। अगर स्टॉक हमारा डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज इन नेट डेटर्स, डिक्रीज इन प्रीपेड, increase in creditors, increase in accrued expenses, लो जी। तो आपको अब 100% आइडिया हो चुका होगा कि करंट एसेट्स में अगर इजाफा होगा तो आउटफ्लो, कमी होगी तो इनफ्लो। करंट लायबिलिटीज के अंदर इजाफा होगा तो इनफ्लो और कमी होगी तो आउटफ्लो। ओके होगी बात? मतलब ये हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर ये चीजें प्लस और माइनस कर देंगे। हमारे पास जो चीज आने वाली होगी हम उसे करेंगे प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब्दुल रहमान ने सवाल किया है कि सर स्टॉक के अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। फिर हम स्टॉक का लेजर बना लेंगे। क्या करेंगे? फिर हम स्टॉक का लेजर बना लेंगे। अगर बगैर किसी इंक्रीज यानी वजह के इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। बाकी जब हम बारी बारी इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट में क्या क्या पोजीशन हो सकती है तो उसमें हम स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। अब्दुल मुईज को बार बार एक टेंशन आई जा रही है कि सर आपने एक ही कॉलम में सारा कुछ करी जा रहे हो। अब्दुल मुईज आप सब्र करें, दूसरे कॉलम पे भी चले जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चले जी, अब जरा एक नोट लिखें, बड़ा सा नोट साइड पे किसी जगह पर ना, बड़ा सा 5000 वाला ही सबसे बड़ा नोट है पाकिस्तान में अभी तक, वही लिख लें। लिखें जरा, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेएबल टैक्स पेएबल डिविडेंड पेएबल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो चीजें मैंने लिखी है ये क्या कहलाती हैं पता है आपको? ये जो चीजें लिखी गई हैं ये चीजें किस हेड में आनी चाहिए?
जल्दी बताया करो, लगता है आप बड़े सुस्त हो जाते हो इस टाइम, हालांकि इसी टाइम तो ढेर सारे लोगों की गुड मॉर्निंग हुई होगी। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। ये जो मैंने लिखा कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं आएंगी। इनमें से बाकी सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल चेंजिंग के अंदर कवर होते हैं। लेकिन ये लिख दिए हैं कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं आएंगी। जो अभी हमने लिस्ट नहीं लिख करा इंक्रीज डिक्रीज की, वहां पर ये वाले करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज बिल्कुल नहीं आएंगे। वो बात समझ लगी या नहीं? इनके अपनी और जगह है, इनकी जगह मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कैश आगे जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, आगे एक हेड आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उस हेड में आएगा। बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, या इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख सकते हैं, या इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये वर्किंग कैपिटल चेंजिंग के अंदर लिखी हुई होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो साइलेंट है तो हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और प्रैक्टिकल रूल मैं बताऊं क्या होता है भला, कहते हैं कि 3 महीनों की कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, या 3 महीनों से कम, तो वो लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और 3 महीनों से लेकर आगे तक, यानी क्योंकि मैक्सिमम तो 1 साल हो सकता है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो 3 महीनों से ज्यादा और 1 साल से कम है तो तब उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख दो। लेकिन आप जहां भी लिखोगे गलत नहीं होगा, बेहतर यह है कि इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे, लेकिन इसको चाहे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर रिकॉर्ड कर लो, चाहे इसको यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख लो, कोई मसला नहीं होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। डन होगी बात। इंटरेस्ट पेएबल ये किधर आएगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसकी कैलकुलेशन होगी, वर्किंग कैपिटल चेंजिंग के अंदर नहीं, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद इसकी वर्किंग होगी। टैक्स की भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, डिविडेंड की भी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों में से जहां मर्जी लिख दो। डिविडेंड पेएबल या तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे, या इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिख दो, स्टैंडर्ड में दोनों अलाउ है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी इनके अपने अपने हेड हैं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं जाते। ठीक है जनाब, ये एक नजर दोबारा इस नोट को देख लें कि कैश का हेड आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक किस हेड में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में या वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी लिखा जा सकता है। इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल और डिविडेंड, तीनों इनकी वर्किंग होती है आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो लो जनाब, ये बात हमारी होगी कंप्लीट। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने फॉर्मेट की तरफ। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसके नीचे आता है इंटरेस्ट पेड। मैंने कहा था ना कि इंटरेस्ट की जो वर्किंग हैगी वो वर्क आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट पेड इधर आता है, फिर टैक्स पेड भी इधर आता है। डिविडेंड या ड्राइंग्स, एक बात याद रखें, ये दोनों एक ही टाइम पर नहीं हो सकती, ड्राइंग्स या डिविडेंड, ये सारे माइनस होते हैं। यहां पर स्टार लगाएं, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई, और इस तमाम को प्लस माइनस करने के बाद यहां पर जो आंसर आएगा हम इसे कहते हैं, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने सारे कॉलम को प्लस माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने स्टार क्यों लगाया? डिविडेंड या ड्राइंग्स आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, स्टैंडर्ड ने दोनों जगह अलाउ कर दिया है। दोबारा सुनिएगा काइंडली, डिविडेंड या ड्राइंग्स, आपको याद होगा मैंने यहां पर भी लिखा है, ये देखें, ये डिविडेंड में कि या ये आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आएगी या फिर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्योंकि फॉर्मेट में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, पेपर में भी कभी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेगा, कभी वो आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर लिखेगा। हम अपनी रूटीन में कहां लिखेंगे, हम जाकर इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लिख लिया करेंगे, ताकि बार बार प्रैक्टिस एक ही तरह से करें ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाए। ठीक हो गया जनाब? उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इसके नीचे ही लिखना है, ये ऐसे ही फॉर्मेट है जैसे फॉर्मेट हमारा एसओसीआई और एसओएफटी का होता था। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, इसके नीचे ही जा रहा है फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? नॉन करंट एसेट्स। बस सबसे पहले लिखेंगे हम परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? जल्दी बताएं।
परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट, ये हमारा आउटफ्लो होगा। कैसे आएगा ये हम क्वेश्चन करके करेंगे। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, जो एसेट हम बेच देंगे, जो एसेट हम बेच देंगे उससे जो हमें कैश मिलेगा वो हमारा इनफ्लो होगा। जो हम एसेट बेच देंगे उससे जो हमें कैश मिलेगा वो हमारा इनफ्लो होगा। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट खरीदी है या कोई इनटेंजिबल एसेट खरीदा है, वो भी नॉन करंट एसेट में आता है। और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो इधर नहीं आती ना, वो नॉन करंट एसेट हमारा नहीं होता। फिर आ जाएगा कैश सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिलाल कहते हैं सर डिस्पोजल तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। बिलाल भाई वो लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल है। मतलब हमने एक एसेट बेचा 50 लाख का, तो ये वो बात है, उस पर जो नुकसान होगा वो उधर लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, डिस्पोजल को जो बेच के पैसे मिले हैं ये उनकी बात हो रही है। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा आउटफ्लो होगा और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा इनफ्लो होगा। उसके बाद ये चार चीजें 99% आती हैं, चार चीजें। इसमें इंटेंजिबल एसेट भी इंक्लूडेड है क्योंकि वो भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। लेकिन एक चीज और भी आ सकती है, वो आ सकती है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये याद रखें, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। मतलब आपको अगर 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा, इंटरेस्ट हुआ है, वो इंटरेस्ट इनकम है। उस 50 रुपए में आपने 30 रुपए रिसीव कर लिए हैं, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके होगी बात? चलें जी, खत्म होगी। इसको प्लस माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर होगी बात? एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके होगी बात? नादिर ने कहा इंटरेस्ट का दोबारा बता दें। इंटरेस्ट एक इनकम होती है, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। वैसे ये क्वेश्चन में पता चलेगा सही। इंटरेस्ट इनकम, सपोज दैट हमारी इंटरेस्ट इनकम तो ज्यादा हुई है लेकिन रिसीव हमने कम किया है, तो जितनी इनकम हुई है वो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, जितना रिसीव हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
तो जनाब हम सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल में इंक्रीज आएगा तो हमारा इनफ्लो होगा, और अगर डिक्रीज आएगा तो आउटफ्लो होगा। वैसे जैसे रिडेम्पशन में हमने पढ़ा है ना, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल में हमारा कैश आउट हो रहा होता है, रिडेम्पशन के केस में हमारा कैश आउट हो रहा होता है। वैसे 99% इसमें इंक्रीज ही आता है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम। इंक्रीज इन लोन, अगर लोन के अंदर इंक्रीज आएगा तो इनफ्लो, और अगर डिक्रीज आएगा लोन के अंदर तो आउटफ्लो। लोन, डिबेंचर, ये एक ही तरह के डिफरेंट नाम इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स या डिविडेंड, आपको याद होगा हमने वहां पर भी स्टार लगाया था, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं, या इसको आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं। दोनों में से किसी एक जगह पे। यहां पर शॉर्ट टर्म लोन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जिसे हम कहते हैं, या उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर कर लेंगे। तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा तीनों एक्टिविटीज का फॉर्मेट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हम तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस कर लेंगे और उसको हम लिखेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीज, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कौन कौन सी हैं? ये तीनों एक्टिविटीज का जो नेट है, ये बैलेंस प्लस ये बैलेंस और प्लस ये बैलेंस, इन दोनों को प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। फिर हम लिखेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये है टोटल फॉर्मेट। और आपने इसको कम से कम 3 दफा अपने हाथ से लिखना है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एसओसीआई और एसओएफई पढ़ाया था और मैंने कहा था 3 दफा फॉर्मेट लिखो, और जिसने लिखा था उसको कितना फायदा हुआ था और जिसने नहीं लिखा था उसको कितना नुकसान हुआ था, आपको याद होगा। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मेट याद नहीं होगा हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चीजें लिखने के क्या क्या आती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम पेपर में जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक जगह पर लिख देंगे ओपनिंग और एक जगह पर लिख देंगे क्लोजिंग। कैश, ओपनिंग कैश ओपनिंग के नीचे, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग के नीचे, बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये माइनस होगा क्योंकि ये लोन होता है, लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐड हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट,
माइनस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा ये ओपनिंग का आ जाएगा, ये क्लोजिंग का आ जाएगा, वहां पर जाकर चेक कर लेंगे। ये हमारी वर्किंग हुआ करेगी। ओके ओके जनाब, आपने ये कम अज कम 3 दफा लाजमी लिखना है, ताकि और चीजों को ऑब्जर्व भी करना है। जो चीजों में आपको कोई परेशानी होगी तो कल क्लास से पहले वो परेशानी दूर करेंगे और फिर हम सवाल करेंगे। ठीक हो गया जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।